हेलो गाइस, स्वागत है आपका श्री राम के ऑनलाइन व ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हमारा बैच चल रहा है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी के लिए। और अभी जो हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर जो कॉमन सब्जेक्ट चल रहा है व्याकरण और साहित्य, वही लेके चल रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार पहले, और वर्ण विचार में हमारा जो टॉपिक चल रहा है स्वर। और स्वर में लगभग हमने कल जो है स्वर को पढ़ लिया है, और आज सिर्फ और सिर्फ उसकी रीडिंग लगानी है और आपने उनके आंसर देने हैं। ठीक है, फिर से रीडिंग लगानी है और आपने मुझे बताना है कि हमने जो पढ़ा था उसमें हमने कितना सीखा है। तो कुछ एक प्रश्न है वर्ण विचार के अंदर जो हम स्वर पढ़ रहे हैं उसमें। तो अपना जो टॉपिक कौन सा चल रहा है? वर्ण विचार चल रहा है। वर्ण विचार चल रहा है, ध्यान रखना सारे के सारे आंसर आपको देने हैं। तो वर्ण विचार में सबसे पहला मेरा प्रश्न आता है कि वर्ण के भेद कितने हैं? बताओ जी, कितने भेद हैं? दो। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। दूसरा प्रश्न है कि जो वर्ण है वो किससे मिलकर बनता है? वर्ण जो है वो किससे मिलकर बनता है? तो किससे मिलकर बनता है बेटा जी? स्वर और व्यंजन से मिलकर बनता है। और इसमें से हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? स्वर पढ़ने वाले हैं। स्वर अपने आप में क्या होता है? पूरा होता है, इसके टुकड़े नहीं होते। इसकी खुद की अपनी ध्वनि होती है, इसमें जीभ का स्पर्श नहीं होता। और कुल कितने होते हैं ये? कुल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं बेटा जी? स्वर 11 होते हैं। और यहां एक प्रश्न था हमारे पास यहीं पर कि कुल मात्राएं कितनी होती है? कुल मात्राएं कितनी होती है बेटा? 10। 10 नहीं हो तो फिर कितनी आएंगे? 9 आएंगे। और यहां 11 ना हो तो कितनी आएंगे बेटा? 10। ये छोटी छोटी बातें अपने को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपना जो है स्वर की बात करें तो स्वर में अपन बात करें उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। हमने जो पढ़ रखा है डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पर हमने जो वर्गीकरण किया था कितने भागों में किया था? बताओ, याद करके बताओ। हमने जो वर्गीकरण किया था वो 4 भागों में किया था। याद करो कितने भागों में किया था, या ऐसे याद रखना है अपने को। 4 पहले जो आएंगे वो आएंगे आपके पास, क्या आएंगे बेटा? मूल स्वर आएंगे। मूल स्वर कितने हैं? सिंपल बता दो बेटा, कितने हैं? 4। अ छोटे वाली, ई फिर छोटे वाला उ, और फिर आएगा री, ये वाला। फिर आपको बताना है सहजातीय। क्या बताना है? सहजातीय। सहजातियों को एक अलग नाम से मिश्र या मिश्रित के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने मुझे बताना है कि जो मिश्रित स्वर है वो कितने हैं? कितने बेटा जी? काउंटिंग में बताओ। 3। ये क्या है? आ, फिर बड़ी ई और बड़ा उ। फिर इसी के साथ साथ जो तीसरे नंबर पे आता है वो आता है वी जातीय। वी जातीय का दूसरा नाम क्या है? संयुक्त स्वर। ये कितने बेटा? 4। जिसमें जो अपने पास हमने दीर्घ रखे थे वो चारों के चारों यहां पर आ जाएंगे। फिर जो चौथे नंबर पे आता है वो आता है, क्या आता है बेटा जी? व्यंजन मिश्रित स्वर। वो एक ही है अपने पास और वो है री। क्लियर बेटा जी? ये एक उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण याद रह जाएगा। अब ये बना किससे है? ये तो मूल स्वर है, किसी से नहीं बना। ये र और ई से बना हुआ है, ये ए और ए से बना हुआ है, ये ई और ई से बना हुआ है, ये उ और ऊ से बना हुआ है। फिर ये वाला ए और ई से बना हुआ है, ए और ए से बना हुआ है, ए और ऊ से बना हुआ है, और ए और ओ से बना हुआ है। ये र और ई से बना हुआ है। क्लियर है यहां तक? गुड। नेक्स्ट अपने वर्गीकरण कौन सा किया था? नेक्स्ट वर्गीकरण कौन सा किया था? उच्चारण के आधार पर। क्या पढ़ रहे हैं अपन? स्वर।
तो उच्चारण के आधार पर हमने इसको एक इस लाइन में ध्यान रखना है कि हमने कभी भी पढ़े तो इसको इस लाइन से पढ़े, ऐसे कि हमने इनको किस प्रकार से लिख रखा है, एक जोड़े के रूप में लिख रखा है, दो दो के जोड़े में। और री जो है वो क्या है बेटा जी, अकेला है। बाकी दोनों को किस रूप में लिखना है, अपने को जोड़े के रूप में लिखना है, और ये इनको अलग अलग करके लिखना है। ठीक है जी, याद है आपको। अब उच्चारण स्थान आपने बताना है कि इनका कौन कौन सा है। इसका उच्चारण स्थान क्या है, बोलते रहना, कंठ। इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु, वेरी गुड। और इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। और इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। ठीक है, जिसको मूर्धन्य भी बोलते हैं। ये किससे मिलकर बना हुआ है, अ प्लस में ई से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और तालु है। ये किससे मिलकर बना हुआ है, ए और ऊ से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और ओष्ठ है। इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, नासिका अर्थात नाक से उच्चारित होता है। और ये क्या है, कंठ से उच्चारित होता है, इसलिए कंठ और है की तरह उच्चारित होता है। ये क्लियर बेटा जी, याद हो गया, या ऐसे याद रखना है अपने को। फिर उसके बाद जो हमने उच्चारण के बाद में जो किया था, हम इसको डार्क करते हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर। किसके आधार पे, ओष्ठ आकृति के आधार पे। ठीक है, क्योंकि इसी के साथ साथ कोरिलेट हो जाएगा वो, ओष्ठ आकृति के आधार पर। क्या पढ़ रहे हैं बेटा जी, अपन स्वर पढ़ रहे हैं। कितने वर्गीकरण होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, एक सेल्फी वाली बात याद आ रही है ना, अच्छा है। एक तो पहला कौन सा है, वृत्ताकार, बिल्कुल वृत्ताकार स्वर। अब ना हम कई बार सोच लेते हैं कि इसमें क्या पता जो स्वर है ना वो वृत्त हो जाते हैं, वो गोल हो जाते हैं। सॉरी बेटा, स्वर गोल नहीं होते, क्योंकि यहां हम किसके आधार पे पढ़ रहे हैं, होठों के आधार पे। तो होठ ही गोल होते हैं और होठ ही दोनों तरफ फैलते हैं। तो यहां स्वर नहीं गोल हो जाते, कहीं सोचो स्वर गोल हो जाते हैं, सॉरी होठ गोल होते हैं यहां पे। तो वृत्ताकार स्वर है कितने बेटा जी, काउंटिंग में बताना बेटा, 4। और अवृत्ताकार कितने, 7 है। क्लियर है। तो जो वृत्ताकार है जिसमें अपनी जो क्या चली जाती है, मुस्कुराहट चली जाने वाली, ऊ और औ। क्लियर है। जो शेष बच गए, अब आपको याद करने के तरीके बता देता हूं कि दोनों चीजें हमेशा याद नहीं रखनी। आपको यहां ये याद रखना है, यहां तक, उधर वाले याद नहीं करने। आपको वो ऐसे याद करने कि ए और ई मिलकर ए बनता है, इसलिए कंठ और तालु होगा। इसको अपने को याद करना कि ए और ऊ मिलकर ओ बनता है, इसलिए कंठ और ओष्ठ होगा। याद हमें ये रखने, वो तो इनके साथ बनाने हैं। याद हमें ये रखने हैं, जो शेष बचे वो यहां लिखने हैं। तो यहां जो शेष बच गया अपने पास वो हम यहां लिख देंगे। ठीक है, ये लो जी। ठीक है, अब इसमें एक बच गया, आपने बताया नहीं, क्योंकि ये 7, ये तो 6 ही हुए। हाँ, रे, वो यहां लिख लो। नेक्स्ट, अब किसके आधार पे, जीवा के स्वर। कितने जीव को कितने भागों में काट देते हैं, 3 भागों में काट देते हैं। क्यों काटते हैं, हाँ ज्यादा बोलती है, गुड गुड। यही याद रखना है कि जीव ज्यादा बोलती थी, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको 3 भागों में काट दिया। ये और ये पहले वाले भाग को अपन क्या कह देंगे, अगर कहेंगे। पहले वाले भाग को अपन क्या कहेंगे, अगर। और बीच वाले भाग को क्या कहेंगे, मध्य। और लास्ट वाले भाग को क्या कहेंगे, पश्च कहेंगे। क्लियर है। अब यहां आपको ये डायग्राम देखो, ऊपर वाले याद है या नहीं है, लेकिन मैंने जो आपको कल बताया था कि आपको ये वाला जो डायग्राम है वो आपको क्या होना चाहिए बेटा, याद होना चाहिए। ये डायग्राम याद है आपको, फिर आपको स्वर याद है। तो इसमें क्या है, जीभ का आगे वाला भाग ऊपर उठता है ऐसे करके, और इसमें जीभ थोड़ी पीछे होती है दांतों से, और बीच वाला भाग ऊपर उठता है। और यहां जीभ काफी सारी पीछे होती है और पीछे वाला भाग ऊपर उठता है। यह याद रहना चाहिए आपको। और इसमें जब जीभ दांतों को टकराएगी तो स्वर कौन सा उच्चारित होगा बेटा, ई
ई, फिर ए और आई। मध्य बीच में एक अकेला ही होता है, ठीक है, ये बीच में अकेला ही होता है क्योंकि बात साथ में बॉडी गार्ड होते हैं, एक अकेला ही होता है वो। अब यहां जो बच गया, शेष बच गया, लिख दो आ, फिर ऊ और यहाँ ओ और औ, ये वाला। क्लियर है? तो इस प्रकार से अपने इसको याद करना। तो याद हो गया बेटा जी। तो अगर स्वर में क्या होता है, जीभ का आगे वाला भाग ऊपर उठता है, ऊपर स्पर्श नहीं करता, उठता है। मध्य में बीच वाला भाग ऊपर उठता है और पश्चिम में पीछे वाला भाग ऊपर उठता है। और इस प्रकार के उठने से जो स्वर उच्चारित होते हैं वो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। क्लियर? नेक्स्ट अब आता है मुखाकृति के आधार पर क्या पढ़ रहे हैं अपन, स्वर पढ़ रहे हैं। कितने? 4। मुंह खुलेगा, जबड़ा कौन सा मूवमेंट करेगा, होठ कौन सा मूवमेंट करेगा, नहीं, नीचे वाला। आप ना मतलब कि आप ऐसे हाथ रखो, इसको नीचे लेके आओ, नहीं आएगा। आप कहोगे सर ये तो अपनी जो चमड़ी है वो जुड़ी हुई है, तो अपन मुंह खोलेंगे तो ऊपर वाला होठ हिलेगा, ऐसे तो नहीं, ऐसे स्थिर ऐसे पत्थर का बना के खड़ा कर दिया तो वो हिलेगा ही नहीं। अब वो मुंह खोलेंगे तो होठ हिलेगा, लेकिन जो मूवमेंट करता है वो नीचे वाला होठ करता है, ऊपर वाला होठ नहीं करता, ऊपर वाला जबड़ा मूवमेंट नहीं करता, नीचे वाला मूवमेंट करता है। तो उसके आधार पे अपने को देखना है कि जो मुंह खुलेगा तो नीचे वाला जबड़ा जो है वो कितना नीचे आता है, उसके अकॉर्डिंग अपने को याद रखना है। तो यहां मुख सबसे पहले जब अपने बोलना शुरू करते हैं तो बोलने से पहले जो हमारा मुख है वो बंद होता है, याद रखना है। जैसे जैसे हम बोलना शुरू करते हैं वैसे वैसे वो खुलता जाता है और लास्ट में पूरा ही खुल जाता है, बस ऐसे याद रख लेना। तो बंद मुख होता है, उसको अपने जो नाम दिया है वो क्या नाम दिया है, संवृत नाम दिया है। फिर यही इसी से अर्ध यहां रखना है आपको, ठीक है, अर्ध संवृत याद रखना है आपको। और तीसरे में अपने को याद रखना है अर्ध विवृत याद रखना है। और चौथे में आपको ये वाला विवृत याद रखना है। हम पढ़ रहे हैं स्वर, तो इनके साथ क्या लगा लो आप, स्वर लगा लो, क्योंकि हम कंफर्म जो करने वाले हैं वो क्या कंफर्म करने वाले हैं, स्वर कंफर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो ये स्वर हम कंफर्म करने, ये सारी चीजें हमने जो अब शॉर्टकट में फटाफट पढ़ रहे हैं ये हमने कल पढ़ ली थी। तो कल पढ़ ली थी, उसको सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। इसका मीन्स क्या होता है बेटा, बंद, और इसका मीन्स क्या होता है, खुला। अब आपको याद रखना है कि जो विवृत है, जो चीजें आपको पहले कंफर्म हो पहले कंफर्म कर लो। विवृत में मुंह पूरा खुल जाता है, इसलिए यहां क्या आएगा, आ आएगा। और आ से पहले क्या आता है, यहां लिख लो, चिंता ही खत्म हो जाए जो अपन, ठीक है। और आपको पता है कि संवृत स्वर में जो मुंह नहीं खुलता तो वो ई में नहीं खुलता, ई, तो ऊ में भी मुंह नहीं खुलता। ऊ में मूवमेंट क्या होता है, देखो ई में ना हमारे होठ फैले हुए होते हैं और ऊ में होठ क्या वापस आ जाते और गोल हो जाते हैं। इस जबड़ा तो मूवमेंट नहीं करता, हमारे होठ मूवमेंट करते, तो इसलिए हमें लगता है कि जब हम ऊ बोलते हैं तो मूवमेंट हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहां आएगा ई, फिर आएगा ई, और यहां आएगा ऊ, और यहां आएगा, बस इतना सा याद करना आपको। ये याद हो गया। अब आपको याद रखना ई से क्या बनता है, ए, और ए के बाद में क्या आता है, आई, और ऊ से क्या बनता है बेटा, ओ, और ओ के बाद क्या आता है, ये लो जी। तो संवृत स्वर ई ऊ, और अर्ध ए और ओ, और अर्ध विवृत अ, आई, औ, ठीक है। और विवृत स्वर क्या हो गया, प्रश्न आता है वह ध्वनि जिसमें मुख बंद के समान रहता है, तो यहां मैं सिंपल लिख रहा हूं, मुख क्या होता है बेटा जी, बंद होता है, ठीक है। वह ध्वनि जिसमें मुख आधा खुलता है और आधा बंद रहता है, तो यहां सिर्फ मैं सिंपल लिख रहा हूं, आधा मुख खुलता है और आधा क्या होता है बेटा जी, बंद होता है। और वह ध्वनि जिसमें मुख पूरा खुल जाता है वो है मुख क्या होता है, पूरा मुख खुलता है। अब यहां यह लिखेगा तो कहेगा कि संवृत की बजाय थोड़ा मुख ज्यादा खुलेगा, संवृत की
अपेक्षा जो मुख है वो क्या करता है, ज्यादा खुलता है। क्लियर हो गया बेटा जी। अब आपसे पूछा जाए संवृत स्वर है कितने, तो बतानी है 4। अर्ध संवृत कितने हैं, 2, और अर्ध विवृत कितने हैं, 3, और विवृत कितने, 1। क्लियर। सबसे मुश्किल काम होता है ये वाले, याद नहीं रहते हमें, ये भूल जाते हैं एग्जाम में, हम पढ़ते हैं तो इसको ये भूल जाते हैं ये हुआ कैसे, तो याद रह जाएगा संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत और विवृत। संवृत का मतलब होता है बंद, और अर्ध उससे थोड़ा सा ज्यादा खुलना, और अर्ध विवृत में उससे ज्यादा मुख खुलना, और विवृत में मुख पूरा का पूरा खुलना। ई ए आई, ई का मतलब ए होता है, ए से आई बनता है। ऊ का मतलब ओ होता है, और ओ के बाद औ आता है, और ए के बाद क्या आता है, आ आता है। क्लियर। नहीं नहीं, अब आपको री की एक कहानी बताता हूं। अगर मरता क्या ना करता ये वाली कंडीशन आए तो आप री को ई के साथ एडजस्ट करेंगे, ठीक है। उसका रीजन है, ये जो री है ना, इसके अंदर रै प्लस में ई आता है, तो जहां ई आएगा वहां री आएगा मोस्टली। तो जब हम स्वर की बात करते हैं री, री में क्या है, जीभ मूवमेंट कर रही है, लेकिन मुख खुलने की कंडीशन वही है री। तो हम ये भी नहीं कह सकते हम यहां रखेंगे, अर्ध संवृत में रख लेंगे, तो ई आ रहा है तो वो यहां रखेंगे अपन इसको। मरता क्या ना करता, एक सिंपल सी कंडीशन है यहां कि जहां ई आएगा वहां री आएगा, बस। वैसे वर्गीकरण के अंदर से री को रखा भी नहीं जाता, और यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि री को न काउंट करने का, क्योंकि जब हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं उसमें री रखते ही नहीं है। कहां रखा हमने, कहीं नहीं रखते, और इसीलिए हम जो टोटल जो स्वर है वो अपने से 11 कहा जाता है, और लेकिन उसको काउंटिंग में कितने रख लेते हैं, 10। ये भी एक रीजन हो जाता है, क्योंकि ये अपने साथ किसको लेके घूम रहा है, व्यंजन को लेके घूम रहा है। ये इसका रीजन है कि व्यंजन आते ही जो इसका सिस्टम है वो सारा बिगड़ जाता है। क्लियर है। लेकिन क्या री स्वर है, ये मैं बता देता हूं कि है या नहीं है, और उसको कब तक हम स्वर मानेंगे और कब तक स्वर नहीं मानेंगे, वो कंडीशन मैं क्रिएट कर देता हूं, वो मैं आपको समझा देता हूं। सुनिए, री की कहानी बता देता हूं। री है क्या, री और ये वाला री दोनों एक है, लेकिन यहां एक लाइन और बढ़ाते ही ये लघु हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा बेटा, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है जी। हमारी हिंदी में सिर्फ और सिर्फ हम लघु री अर्थात छोटे वाला री का ही प्रयोग करते हैं। अब कंडीशन आती है कि सर अगर इसको हम मान रहे हैं कि ये र प्लस में ई आता है और ये री बनता है, और हम इसको अशुद्ध स्वर मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा जी, अशुद्ध स्वर मानते हैं, और स्वर की श्रेणी से इसको क्या कर दिया हमने, बाहर कर दिया। तो फिर क्यों रख रहे हैं, क्यों मान रहे हैं इसको, स्वर मान क्यों रहे हैं, उसका रीजन देखो क्या है। स्वर जो होता है वो व्यंजन को पूरा करता है। तो देखिए कि हमने ये क लिखा, ध्यान देना, और फिर हमने ये क लिखा, ये भी क लिखा और ये भी क लिखा, इसको हमने हलंत वाला बना दिया। अब इसमें से स्वर है नहीं। अब स्वर के साथ हमने यहां इसके साथ हमें स्वर जोड़ना है। ध्यान दें क्यों हम इसको स्वर बनाते हैं, और क्यों हमने यहां इसके साथ हमने आ स्वर को रखा, और यहां हमने इसके साथ ई स्वर को रखा, और यहां हमने इसके साथ ओ स्वर को रखा, और यहां हमने इसके साथ री स्वर को रखा, और यहां हम सीधा ही कोई भी एक ऐसे करके छोटे वाला री रख लेते हैं, और यहां जो कंडीशन है सेम वही क्रिएट कर देते हैं, यहां पे भी आधा क्या लिख देते हैं। ध्यान देना, इसको बनाना कैसे, अब हम बनाएंगे कैसे इनको, ये हमने ऐसे लिख दिया बराबर। अब इसको ना जोड़ना है आपने, एक कलर और था ये वाला, क के साथ आ रखेंगे तो क्या बनेगा बेटा, आ। व्यंजन पूरा हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना, ये पूरा हो गया, पूरा मतलब कि कंप्लीट हो गया। अब क के साथ ई रखेंगे तो यहां पे भी पूरा हो गया, कै पूरा हो गया। यहां पे भी ओ रखा तो यहां पे भी कै क्या हो गया बेटा जी, पूरा हो गया। यहां पे जब कै के साथ री रखेंगे तो यहां पे भी कै क्या हो गया, पूरा हो गया ना बेटा जी। अब इस क के साथ री रखेंगे तो क्या ये कै पूरा हो रहा है,
नहीं हो रहा। अगर आपको लगता है कि सर ये नहीं हो रहा, बड़े वाला री रख के देख लेते हैं अपन। ये क और ये बड़े वाला री रख लिया हमने। री की बात करें तो ये कै यहां पूरा हो जाएगा, नहीं होगा ना बेटा। तो ये जो री है एज इट इज स्वर की तरह काम करता है, वो व्यंजन को पूरा करता है, व्यंजन में अपनी ध्वनि को भरता है। जैसे इस क के साथ आ का साउंड आ रहा है, इस क के साथ ई की ध्वनि आ रही है, इस कै के साथ ओ की ध्वनि, यहां री की ध्वनि आ रही है। क्लियर? इसलिए हम इसको क्या मानते हैं बेटा जी, स्वर की श्रेणी में रखते हैं। जब तक, ये बात और बता देता हूं, जब तक, लेकिन उच्चारण में हमने थोड़ी जो है परिवर्तन कर लिया है, और ये बात मैंने सिंपल लिखता हूं, कृपया लिखेंगे ये वाला। जब तक ये ऐसे लिखे जाएंगे तब तक हम इनको, इस री को क्या मानेंगे, स्वर मानेंगे। लेकिन हमने उच्चारण के में इनको परिवर्तित कर दिया है, उच्चारण में हमने इनको चेंज कर दिया है। और एक शब्द और लिख देता हूं, यहां समझना इनको कि ये किस प्रकार से हमने इसका उच्चारण में परिवर्तन कर दिया है। हमने अपने शारीरिक सुख के लिए अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीजों को एकत्रित कर रखा है। जैसे गर्मी आती है तो हमने पंखा लगाया, उससे काम नहीं चला तो हमने कूलर लगाया, उससे काम नहीं चला तो हमने एसी की व्यवस्था की। किसके लिए? अपने शारीरिक सुख के लिए। हम नीचे बैठते थे, फिर हमने कहा कि नहीं मिट्टी वगैरह लगती है, हमने तो वहाँ कट्टा या दरी बिछा के बैठना शुरू किया। फिर धीरे धीरे हम चेयर पे आ गए, फिर कुशन वाली सीट पे आ गए, मतलब कि गद्दी वाली चेयर पे आ गए, फिर एकदम कंफर्ट चेयर पे आ गए। तो हम ये किसके लिए कर रहे हैं बेटा? शारीरिक सुख के लिए। हम पैदल चलते थे, फिर गाड़ी, फिर बैलगाड़ी, फिर साइकिल, फिर मोटरसाइकिल, इस प्रकार से हमने शारीरिक सुख के लिए अपनी इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें रखी है। ये भी शारीरिक सुख है। ये जो डिजिटल बोर्ड है ये भी हमारे लिए क्या, एक तरह से शारीरिक सुख है। उसी प्रकार जब हम ध्वनि और उच्चारण की बात करते, भाषा की बात करते, उसमें भी मुख सुख आता है। क्या आता है? मुख सुख। तो हम क्या करते हैं, अपने मुख को सुख देने के लिए अपने तरीके से उन ध्वनियों का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। समझा होगा कि बहुत सारे शब्दों को अपने तरीके से बोलना शुरू कर देते हैं। अब यहां इस शब्द की बात करें तो आपने बहुत बार सुना होगा कि इसको पृथ्वी बोलते हुए, इसको अधिकतर बहुत सारे मंचों पर भी सुना होगा कि कृपा बैठ जाएं, कृपा बैठ जाएं, कृपा करके बैठ जाएं। इसको कृष्ण, इसको क्या बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? और इसको क्या बोल रहे हो? आप बोल के बताओ। सॉरी, हाँ बोलते ही है। ये तो हम लिखे ना, जब अपन उसी तरीके से बोलते हैं फिर हम उसको पूरा अच्छे से थोड़ा सा करते हैं दिनों। अब मैं देखो बुरा नहीं मानता कि क्षेत्र विशेष की बात होती है तो सुन लेना अपने आसपास। यहां पे संस्कृत को क्या बोला? संस्कृत। सुना होगा आपने, संस्कृत। अब संस्कृत तो सब कुछ सिस्टम चेंज हो गया। हमने तो ई स्कूल, मतलब हमने शब्दों को अपने तरीके से अपनी ये होता कैसा है कि हमारे जो भाषा है ना, भाषा के अंदर एक लहजा होता है। एक्चुअल में क्या है कि मैं पंजाबी हूं, ठीक है, मैं पंजाबी हूं। तो काफी टाइम से मैं जो इसी एरिया में काम कर रहा था, मतलब कि राजस्थान के एरिया में, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी अपनी भाषा को लेकर, हिंदी भाषा को लेकर। लेकिन अभी मैं कुछ 2 साल से ना जो पंजाब के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो उनके साथ मुझे बाईलैंग्वेज पढ़ाना पड़ता है। जैसे उनको कोई चीजें हिंदी, उनकी हिंदी वीक है तो हिंदी नहीं आती, तो मुझे उन्हीं चीजों को पंजाबी में बताना पड़ता है। जब पंजाबी में बताना पड़ता है तो अब जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मेरे अंदर ना पंजाबी का टच आने लग गया है। वे कहीं ना कहीं कोशिश ये रहती है कि भाषा को भाषा के साथ हम लेके चले, लेकिन टच जो जिस भाषा का होता है ना उसको उसमें उसका टच आता है, तो वो लहजा। तो लहजे के अकॉर्डिंग हम शब्दों को अपने तरीके से बोलना शुरू कर देते हैं, तो धीरे 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 वो शब्द प्रचलन में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने ना पढ़ा वैदिक संस्कृत,
पढ़ा बेटा जी। वैदिक संस्कृत के बाद में हमने कहा कि लौकिक संस्कृत आई, लोगों के द्वारा बोले जाने वाली संस्कृत में लोगों ने लिखना शुरू किया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने को पता लगा कि लोग जो हैं, आम जो जनता इन शब्दों का ज्यादा प्रयोग करने लगी, तो हमें इन्हीं शब्दों को जनता के साथ सामने रख देना चाहिए ताकि वो अच्छे से समझ जाए। इसलिए मुख सुख से शब्दों में परिवर्तन आ जाता है, क्या? उसके उच्चारण में। तो हम संस्कृत को संस्कृत ऐसे पढ़ने लगे। तो जब तक ये ऐसे लिखा जाएगा, संस्कृत, पृथ्वी, कृपा, कृष्ण, तो तब तक ये स्वर रहेगा। लेकिन जब तक इसको ऐसे लिखा जाना शुरू हो गया, उस दिन से ये स्वर की श्रेणी से बाहर चला जाएगा। ये कन्फर्म है। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते, ये भाषा है, परिवर्तन इसका नाम है। ठीक है ना? तो ये इसका रीजन है। क्लियर है बेटा जी? रीजन कि इसको स्वर मान रहे हैं और स्वर नहीं मानने का एक ही रीजन है कि इसके हम जो पूर्ण रूप से कहें कि जो स्वर है उसमें स्वर आएगा, लेकिन इसमें एक जो आ रहा है व्यंजन आ रहा है, और इसी व्यंजन के कारण इसको अशुद्ध माना जाता है। क्लियर है बेटा जी? जितना हमने पढ़ा था वो सारा क्लियर हो गया क्या? याद भी हो गया? अब ना एक वर्गीकरण है जो बाह्य वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है, जिसको हम एक शब्द के नाम से जानते हैं, घोषतव के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा? किसके नाम से? घोषतव के नाम से जानते हैं। तो घोषतव के आधार पर स्वर, किसके आधार पर? घोषतव के आधार पर स्वर की बात करते हैं। ठीक है जी? अब यहां ध्यान देना कि घोषतव के आधार पर दो वर्गीकरण हैं। समझना बेटा जी, नाम भी बताना मुझे चलते चलते। यहां क्या लिखूं? हाँ, इसको लिखेंगे घोष, और इसी को क्या लिख देंगे? सघोष लिखेंगे। दूसरा क्या लिखेंगे? अघोष। अब मुझे बताना है कि इसमें क्या होता और क्या नहीं होता। बताओ, घोष में क्या होता है और अघोष में क्या होता है? कंपन होता है, कंपन नहीं होता। कंपन होता है और कंपन नहीं होता। जो सघोष है इसमें याद रखना है क्या होगा बेटा जी? कंपन यहां लिखते हैं होता है। ठीक है? यहां लिखेंगे कंपन नहीं होता। ठीक है? यहां एक बात और लिखेंगे अपन, नोट। ठीक है? नोट सभी स्वर घोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। कोई भी ऐसा स्वर नहीं है जो अघोष होता है। टॉपिक कंप्लीट। आओ आओ आओ, समझ आया? अब मुझे बताना है कि रियल में ये कंपन क्या है, अघोष क्या है, कंपन होता क्या है, क्या नहीं होता, ये तो आप बता ही दोगे। आपने कहा हाउ सर, हो गया सारा कंप्लीट है? अच्छा अच्छा, आपने तो मेरा साथ दिया कहने का। बिल्कुल भी, कितने अच्छे हो आप। तो आपको पता है ना, हिंदी वाले सर डायग्राम कितने प्यारे बनाते हैं ना। हाँ देखो, ये और भी एक अच्छा डायग्राम बनने वाला है। हिंदी वाले सर डॉक्टर थोड़ी ना है ना, साइंस थोड़ी ना पढ़ रखी है उन्होंने। ये डायग्राम अपने पास प्यारा सा एक, कितना अच्छा डायग्राम है।
यहां अपने को पता है कि हम जो बोलने के लिए सांस की जरूरत है, सांस नहीं, हाँ श्वास, कहीं सांस की जरूरत है बोलने के लिए। तो ये हमारे क्या है बेटा जी, लंग्स हैं, फेफड़े हैं। जैसे हम बोलना शुरू करेंगे, इन फेफड़ों से सांस क्या जाएगी बेटा, बाहर जाएगी। और फेफड़ों से जब सांस बाहर जाएगी, उसी के साथ क्या होता है, उच्चारण होता है। यहां अपन दो नाम लिख लेते हैं, एक लिख लेते हैं घोष और एक लिख लेते हैं यहां पर अघोष लिख लेते हैं बेटा, ठीक है, ये दो नाम लिखते हैं। जैसे ही सांस बाहर जाती है, बाहर सांस जाएगी तो उच्चारण होगा, सांस अंदर लेंगे तो उच्चारण नहीं होगा। तो सबसे पहले जो सांस हमारी जाती है वो कहां जाती है बेटा, कंठ में, बाहर आएगी सबसे पहले कंठ। तो कंठ में हमारे क्या होता है, वोकल सिस्टम होता है, जिसको हम कहते हैं कि कंठ में ही क्या होती है, स्वर तंत्रिका तंत्र होता है। कंठ में क्या होता है, स्वर तंत्रिका तंत्र होता है। क्या होता है, तो यहां कंठ के अंदर जो स्वर तंत्रिका है, यहां मांस की जो चमड़ी होती है, तो मांस के पतले पतले क्या होते हैं, यहां पर्दे होते हैं। क्या होते हैं बेटा जी, पर्दे होते हैं। जैसे हम बोलना शुरू करते हैं, ये फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ठीक है, ये अपना आकार लेते हैं। अब जो सांस अंदर से जाती है, ध्यान देना, जो सांस अंदर से बाहर जा रही है, जो सांस अंदर से क्या जा रही है, बाहर, वो सांस क्या करती है, इनके साथ टकराती है। यहां से जो सांस जा रही है वो इनके साथ क्या करेगी, टकराएगी। टकराएगी तो वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है। वो कंपन किस में होता है, ध्यान देना, जो ये मांस के पर्दे हैं, ये जो झिल्लियां हैं मांस की, तो इनके अंदर क्या होने लग जाता है, ऐसे कंपन होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, कंपन। कब, जब अंदर से आने वाली श्वास इनके साथ टकराती है। तो जब देखो हमारे बोलना बंद हो जाता है या हम बोलने में दिक्कत आती है, तो हम कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं, आंख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, पेट वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, कान वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, या नाक वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, या दांतों वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, या गले वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, गले वाले। तो इस क्यों जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बोलने का सिस्टम है सारा का सारा कहां पे है बेटा, गले में ही है। जो वोकल सिस्टम है, जिसको हम स्वर तंत्रिका तंत्र कहते हैं, वो ये स्वर तंत्रिका तंत्र है। ये क्या है बेटा, यहां स्वर तंत्रिका तंत्र है यहां। तो ये वोकल सिस्टम हमारा ये सारा। तो इसमें जब कंपन होगा, तो कंपन होने से जो ध्वनि उत्पन्न होगी उसको क्या कहेंगे बेटा, घोष। क्या होगा यहां पर बेटा जी, कंपन होगा। अब ऐसी ध्वनि आती है कि जब हमारे पास यहां से श्वास बाहर जाती है, क्या करती है, यहां से श्वास बाहर जाती है, और जब यहां से श्वास बाहर जाती है तो बिना टकराए डायरेक्ट निकल जाती है। क्या करती है, बिना टकराए डायरेक्ट, इनसे टकराती नहीं है, बिना टकराए डायरेक्ट निकल जाती है, जिसमें क्या नहीं होता बेटा, कंपन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट चली, इनके साथ टकराई नहीं। और जब डायरेक्ट चली जाती है तो वो ध्वनियां क्या कहलाती है बेटा, अघोष होती है। अब ध्यान देना मेरी बात का कि सभी स्वर क्या है, सभी स्वर क्या है, घोष है। अब क्यों है और यहां कंपन क्यों होता है, इसमें कंडीशन देखो। क्या जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो क्या इसमें जीवा का स्पर्श होता है बेटा, जीवा का स्पर्श नहीं होता। तो इसका मतलब जो हमारी श्वास है बाहर आती है और स्वर तंत्रिका तंत्र के साथ टकराकर अपना जो रूप धारण करती है, जो आकार लेती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसका उच्चारण स्थान कहते हैं। तो उच्चारण स्थान इसलिए इसमें सभी स्वर क्या होते हैं बेटा जी, घोष होते हैं। तो सभी जो स्वर है वो क्या है बेटा, घोष है। क्लियर। तो किस प्रकार से कंपन होता है और कहां कंपन होता है और क्यों होता है, ये हमने जान लिया। अब मुझे बताओ, क्लियर है ये वाली बात, घोष अघोष, और सभी स्वर क्या होते हैं बेटा, घोष होते हैं, और कोई भी स्वर ऐसा नहीं है जो अघोष होगा। तो स्वरों के आधार पर जो वर्गीकरण है वो हमने सारा का सारा कर लिया। अब आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है कि सर ये प्रश्न था, इस स्वरों के अंदर आ रहा था और उसको हमने करना है, तो आप मेरे को बता सकते हो, पूछ सकते हो, तो हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं।
आपके जेहन में, आपके दिमाग में कोई प्रश्न है ऐसा कि स्वर में सर ये चीज ना रह गई, ये हमें इसके बारे में पता नहीं, तो अपन डिस्कस कर लेंगे। नहीं, नहीं करना, नहीं प्रश्न आएगा भी नहीं, बनता नहीं है वो वर्गीकरण जाति के आधार पे हमने किया ही नहीं है। देखो फिर करते हैं तर्क वितर्क। नेक्स्ट, तो अभी हम पढ़ेंगे कल इसके प्रश्न उत्तर है स्वर के। हाँ, पढ़ना नहीं है आपको घर पे जाके। और एक जो टेस्ट होने वाला वो कॉन्फिडेंस टेस्ट होने वाला है आपका। भी आपने जो पढ़ा है बिना घर पे जाके पढ़े, आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि हम कितने प्रश्न उसमें से कर सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस टेस्ट होगा आपका। हिंदी का टेस्ट नहीं होगा, कल हो जाएगा। दोनों जो जितना पढ़ा है, साहित्य सुहित्य सब मिक्स है। नहीं टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। चलिए हाँ, तो हमने क्या पढ़ा था? हिंदी साहित्य लेखन में जो लोग इतिहासकारों ने ग्रंथ लिखे थे, और वो कितने ग्रंथ थे? हमने लगभग 58 पढ़े थे ना। और आपको कॉन्फिडेंस है कि हम उसमें से जो हमने पढ़ा है उसको हम आसानी से कर पाएंगे। तो उसी वही प्रश्न है, आपको बताना है कि इतिहासकार है, इसने ये ग्रंथ लिखा है हिंदी साहित्य इतिहास के लिए, तो आपने बताना है। ध्यान से सोच समझ के आंसर देने हैं, आंसर आपको आते हैं। ठीक है, आ जाओ जी। तो पहला जो प्रश्न है हमारा वो है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? देखो आपके मन के अंदर ना ऐसी उत्सुकता सी होने लग गई है कि हाँ वाह ये तो आता है हमें, ये कितनी अच्छी बात है। देखो यहां लिखा हुआ है कि खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है। तो किसकी रचना है? ब्रज रतन दास की, नंद दुलारी वाजपेयी की, भगीरथ मिश्र की, बाबू श्याम सुंदर दास की। तो आपका आंसर क्या बेटा? ब्रज रतन, क्योंकि खड़ी बोली से पहले क्या आती है? ब्रज भाषा आती है। तो अपने को याद है कि ब्रज रतन दास ही आएगा। तो एग्जाम में ये सबसे बड़ी बात होती है कि हमें ये है तो ये है, ये है तो ये है, ये है तो ये, टाइम की भी बचत, इस माथा खपाई की भी बचत। एक नंबर का है? अच्छा आप बता देते यार, चलो एक नंबर से कर लेते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहासकार, थैंक यू बताने के लिए, मैंने इधर देखा ही। तो यहां क्वेश्चन है अपना, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसकी रचना है?
किसकी रचना भाई? मॉडर्न ग्रिएशन था। अंग्रेज मॉडर्न ही होते हैं ना, तो बिल्कुल बिल्कुल, तो ग्रिएशन आएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। हिंदी भाषा और साहित्य किसकी रचना? एडविन ग्रीव्स की रचना है, पंडित महेशदत्त शुक्ल की रचना है, बाबू श्याम सुंदर की रचना है, पंडित राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। तो किसकी रचना है बेटा जी? तो हिंदी भाषा और साहित्य, बस इतना से हमने पढ़ा था, और बाबू श्याम सुंदर दास। बहुत बढ़िया। हिंदी के मुसलमान कवि, क्या बात है सर, कितने सरल प्रश्न है ये, सरल नहीं आते हैं। तो हिंदी के मुसलमान गंगा प्रसाद सिंह, पादरी F.E. के, हरिओद, रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी के मुसलमान कहां गए थे? गंगा गए थे, तो गंगा प्रसाद सिंह आ जाएगा। कितने अच्छे हो आप, ये सारे प्रश्न आपको आते हैं। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसकी रचना है? चुन्नीलाल बख्शी की, सूर्यकांत शास्त्री की, और लिखने में गलत हो गया, कृपा शंकर शुक्ल की, रमा शंकर शुक्ल की। यह है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ये चुन्नीलाल बख्शी लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, तो पुन्नालाल बख्शी लिखा हुआ है। तो आंसर क्या आएगा? विवेचना किसने की थी बेटा? सूर्यकांत ने की थी। तो आंसर इसका ये आएगा। तो ये चुन्नीलाल नहीं है, ये पुन्नालाल बख्शी है। गुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना? राहुल सांकृत्यायन की, हरिओद की, बाबू श्याम सुंदर दास की, और राम नरेश त्रिपाठी की। तो घुमक्कड़ जो शास्त्र है, तो घूमते रहते थे कौन? राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास डॉक्टर सुमन राजे, विश्वनाथ त्रिपाठी, गौरी शंकर सत्येंद्र और प्रभाकर माचवे। तो हाँ, तो हिंदी साहित्य का सरल, तो विश्वनाथ, तो विश्व सरल है, त्रिपाठी भी सरल है। हाँ, विश्व में क्या बताया आपने? हाँ, विश्व में तीनों पाठ सरल है। कितने अच्छे हो आप। हिंदी साहित्य की कहानी कौन लिखता है? राम प्रसाद मिश्र लिखते हैं, गौरी शंकर सत्येंद्र लिखते हैं, प्रभाकर माचवे लिखते हैं, और बाबू श्याम सुंदर दास लिखते हैं। तो हिंदी साहित्य की कहानी प्रभु सुनाएंगे। कौन सुनाएंगे? प्रभाकर माचवे। वैसे ही याद है आपको। यह बताना है आपके लिए, हिंदी साहित्य का वस्तुपरक इतिहास याद है आपको? माता प्रसाद गुप्त, महेंद्र भटनागर, परशुराम चतुर्वेदी और राम प्रसाद मिश्र। हाँ, मिश्र को वस्तु में डालते हैं। तो राम जो प्रसाद है, वो मिश्री का जो प्रसाद है वस्तु में डालकर देते हैं। तो राम जो मिश्री का प्रसाद है वो वस्तु में डालकर देते हैं। तो हिंदी साहित्य का वस्तुपरक इतिहास राम प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, तो धीरेन्द्र वर्मा, बाबू गुलाब राय, ब्रज रतन दास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बाबू गुलाब राय आएगा हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, देखो नाम आते ना आपको सारा कुछ याद है, देख लो। नंद दुलारे वाजपेयी, कृष्णलाल, शिव कुमार वर्मा, आचार्य चतुर सेन। तो हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी का इतिहास जो है वो नंद दुलारे वाजपेयी का है। हाँ, ननद भी स्वर आती है यार, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। हम नहीं बोलेंगे, बहुत सारे। रीतिकाल की भूमिका किसकी रचना है? हाँ, डॉक्टर राम प्रसाद मिश्र है, सुमन राजे है, विश्वनाथ प्रसाद है, डॉक्टर नगेंद्र है। रीतिकाल की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र। बहुत बढ़िया। हिंदी साहित्य का युग और प्रवृत्तियां, नगेंद्र, ये नगेंद्र है, नगेंद्र, धीरेन्द्र वर्मा, शिव कुमार शर्मा और भगीरथ। शिव कुमार शर्मा के साथ एक कौन थे? जय किशन। बहुत बढ़िया। तो यहां शिव कुमार आएगा आंसर इसका, हिंदी साहित्य की युग और प्रवृत्तियां। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, ये हमने पढ़ लिया था। आंसर क्या आएगा इसमें? ब्रज रतन दास। हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास,
की योजना किसकी रचना है? कृष्ण लाल की रचना है, मोतीलाल मेनारिया की रचना है, विश्वनाथ प्रसाद की रचना है, या नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसको लिखवाया गया था? तो नागरी प्रचारणी काशी आएगा। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा किसकी रचना है? नंद दुलारी वाजपेयी, मोतीलाल मेनारिया और विश्वनाथ प्रसाद और हरिओद। तो नाम क्या आएगा बेटा जी? यहां मोतीलाल मेनारिया। दूसरी परंपरा की खोज राममूर्ति त्रिपाठी, नलिन विलोचन शर्मा आगे और डॉक्टर नामवर सिंह। दूसरी परंपरा की खोज किसने की थी? डॉक्टर नामवर सिंह ने की थी। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास किसकी रचना है? राम गोपाल वर्मा की, मोतीलाल मेनारिया की, बचन सिंह की और सियाराम तिवारी की। राम गोपाल की क्या करते हैं? समीक्षा करते हैं। राम गोपाल की क्या करते हैं? समीक्षा करते हैं। तो राम गोपाल शर्मा। हिंदी साहित्य का वीर काव्य किसकी है? नलिन विलोचन शर्मा, सियाराम तिवारी, प्रभुदयाल मित्तल और टीकम सिंह तोमर। तो हिंदी के वीरों को क्या लगाया जाता है? टीका लगाया जाता है। तो टीकम सिंह तोमर। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, यहां आधुनिक याद रखना, लास्ट में लिखा हुआ है। राममूर्ति त्रिपाठी, नामवर सिंह, महेंद्र भटनागर आगे। तो आगे आएगा। तो हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास आगे। प्राकृत साहित्य का इतिहास एक ही बंदा है, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर और डॉक्टर सियाराम तिवारी और डॉक्टर हरदेव बाहरी। तो प्राकृत साहित्य एक ही बंदे ने लिखा था, डॉक्टर हरदेव बाहरी। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? आगे की है, बचन सिंह की है, धीरेन्द्र वर्मा की है, भगीरथ मिश्र की है। बचन सिंह की है। कृष्ण लाल और कृपा शंकर और बचन सिंह। पंजाब संप्रदाय और उसका साहित्य किसकी रचना है? चंद्रकांत बाली, राम स्वरूप चतुर्वेदी, प्रभुदयाल मित्तल और सियाराम तिवारी। चंद्रकांत बाली तो खलीबली पंजाब में रहते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य किसकी रचना है? महेंद्र भटनागर की, राममूर्ति की, चंद्र बाली की, विजय स्नातक की। हम स्नातक में क्या पढ़ते हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय पढ़ते हैं। स्नातक बोले तो बीए में क्या पढ़ते हैं? तो विजेंद्र स्नातक। शिव सिंह सरोज किसकी रचना है? सॉरी, शिव सिंह सरोज किसकी रचना है? सेंगर की रचना है। तो तौसी की मिश्र बंधु एडविन ग्रीव्स और शिव सिंह सेंगर की रचना है। हिंदी शब्द सागर किसकी रचना है? गंगा प्रसाद सिंह, सूर्यकांत शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, पंडित महेश दत्त। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का विमर्श किसकी रचना है? तो विचार विमर्श कौन करता है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। वो कहता है मुझे बख्श दो, मुझे हिंदी साहित्य का विचार विमर्श करना। तो विमर्श इसका है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। डायरेक्ट आंसर आते देखो। हिंदी काव्य धारा किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की, गंगा प्रसाद सिंह की, पादरी एफ.वी. की, राहुल शंकरदयाल की। आपको पता है कि सिद्धों की फिर बीच में काव्य धारा आ जाती है और लास्ट में घुमक्कड़ शास्त्र आ जाती है। तो यहां घुमक्कड़ शास्त्र जब पढ़ते तो अपने को याद आया कि हिंदी काव्य धारा वो बीच में आती है, 3 रचनाएं। तो उसमें ये किसकी रचना है बेटा? राहुल शंकरदयाल की। नेक्स्ट, साहित्य की झांकी किसकी रचना है? हिंदी साहित्य की जो झांकी है वो किसकी रचना? सुमन राजे की, गौरी शंकर सत्येंद्र की, प्रभाकर माचवे की, विश्वनाथ त्रिपाठी की। गौरी शंकर सत्येंद्र की। कि गौरी और शंकर की क्या निकाली जाती है? झांकी निकाली जाती है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब्रज रतन दास, शिव कुमार शर्मा और श्री कृष्णलाल। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत अच्छे। निम्न में से अशुद्ध साहित्य एक सेकंड निम्न में से अशुद्ध साहित्यकार व साहित्य रचना का क्रमांक कौन सा है? इसमें से सही कौन सा नहीं है? इसमें जोड़ा देखना कौन सा सही है। माता प्रसाद गुप्त की रचना है हिंदी पुस्तक साहित्य, गणपति चंद्र गुप्त की रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और पंडित रामनेस त्रिपाठी की रचना है हिंदी कौविद रत्नमाला, और ब्रज रतन दास की है खड़ी बोली हिंदी साहित्य के इतिहास। इसमें से सही जोड़ा कौन सा नहीं? सी, क्योंकि रामनेस त्रिपाठी की जो रचना है वो है कविता कौमुदी। कविता कौमुदी रचना है, और ये हिंदी कौविद रत्नमाला है वो बाबू श्याम सुंदर की रचना है।
तो ये वाली जो रचना है वो गलत है इसके अंदर। तो आज के इतने ही प्रश्न है और आज की क्लास भी इतनी ही है। ठीक है, आज थोड़ा हमने कम पढ़ा है, आज की क्लास इतनी है। जो इसके आगे का जो साहित्य वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अपनी इतनी ही क्लास है। तो कैसे रहे प्रश्न, याद हो गया सारा? गुड।